तो फ्रेंड्स घड़ी इशारा कर रही है 7 बजे रात का और समय हो चला है जीके जीएस स्पेशल बैच से मुलाकात का। तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल के जीके जीएस के स्पेशल बैच में। तो फ्रेंड्स इससे मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5, जिसमें मैं आज आपको साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, उसके हिसाब से यह सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को लिख कर याद करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अति सूक्ष्म, अविभाज्य तथा अटूट कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। यह सिद्धांत क्या था? डाल्टन ने क्या सिद्धांत दिया था कि पदार्थ अति सूक्ष्म, अविभाज्य तथा अटूट कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और यही परमाणु का सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, जो कि टाइपिंग करने वाले से हो गई है और टाइपिंग करने में वो प्रॉब्लम भी आ रही थी। इस कारण क्वेश्चन है आपका परमाणु का आकार होता है। तो परमाणु का आकार जो आपका होता है बेसिकली 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में करना था, लेकिन ऊपर में पावर देने में टाइपिस्ट को काफ़ी प्रॉब्लम आई, जिस कारण से उसने ना दे पाया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। परमाणु संरचना के मूलभूत कण होते हैं, यानी कि परमाणु संरचना के मूलभूत कण कौन कौन होते हैं? तो परमाणु संरचना के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस ऑप्शन नंबर सी में इसका क्रम बदल दिया गया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है नाभिक के आकार की माप होती है। तो नाभिक के आकार की माप किस में ली जाती है? तो नाभिक के आकार की जो माप होती है वह फर्मी में ली जाती है, और एक फर्मी किसके बराबर होता है? तो एक फर्मी जो बराबर होता है वह 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻15 मीटर के बराबर क्या होता है? एक फर्मी होता है। और नाभिक के आकार की माप, यानी परमाणु का जो नाभिक होता है उसकी माप फर्मी में ली जाती है, और एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या का क्रम क्या होता है? तो परमाणु की नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? सीधा सा सवाल यह है। तो परमाणु की नाभिक की जो त्रिज्या रहती है वह 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या। यह कभी कभी वैरी भी करती है। इसका क्रम 10⁻⁻15 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻13 सेंटीमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मिश्रण होता है हमारा परमाणु का नाभिक। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से कौन न्यूक्लियॉन नहीं है? तो न्यूक्लियॉन कौन नहीं है आपको बताना है। निम्न में से कौन न्यूक्लियॉन नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में इलेक्ट्रॉन जो है यह एक न्यूक्लियॉन नहीं है। बाकी आपके बचे ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोजीट्रॉन, ये सारे न्यूक्लियॉन के आते हैं, क्योंकि वे कक्षा में उपस्थित होता है, जबकि आपका इलेक्ट्रॉन कक्षा में उपस्थित नहीं होता है नाभिक के। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। थर्म किसकी इकाई है? तो थर्म जो इकाई होती है वो इकाई होती है किसकी? ऊष्मा की। थर्म किसकी इकाई होती है? थर्म इकाई होती है ऊष्मा की, यानी एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। बर्फ़ को बुरादा में पैक किया जाता है क्योंकि? बर्फ़ को बुरादा में क्यों पैक किया जाता है? तो बर्फ़ को बुरादा में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा जो होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है, जिस कारण वायुमंडलीय ऊष्मा बर्फ़ तक नहीं पहुंच पाती है और बर्फ़ पिघलता नहीं है आसानी से। इस कारण बर्फ़ को बुरादा में बंद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है यह अधिक होती है, इसलिए यह गर्म होने के लिए या ठंडा होने के लिए अधिक समय लेता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है? तो ऊष्मीय चालकता जो सबसे अधिक होती है वो आपकी चांदी की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है। किसी भी चांदी की जो वस्तु रहे
उसके अगर एक छोर पे करंट प्रवाह करें और दूसरे छोर पे आप वोल्ट मीटर से चेक करें तो बहुत ही जल्दी करंट फ्लो कर जाएगा। यानी कि इसकी जो चालकता होती है बहुत ही फास्ट होती है और बहुत ही जल्दी करंट फ्लो करके दूसरे छोर पे पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह, कोई भी पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? जब वह काला और खुरदुरा रहता है। काला और खुरदुरा पृष्ठ सर्वश्रेष्ठ अवशोषक होता है तथा सफ़ेद और मृषण पृष्ठ किसी भी पिंड के लिए सर्वश्रेष्ठ परावर्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा अभिक्रिया के ताप पर, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक स्थिति पर तथा स्थिर ताप और आयतन पर निर्भर करती है। अभिक्रिया ऊष्मा अभिक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? तो आपको बता दें कि जो पृथ्वी होती है यह ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे भूमि के अंदर जल की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती है। इसलिए हैंडपंप का पानी जो हमें होता है गर्म प्रतीत होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जेनेरा प्लेटिनम नामक किताब किसने लिखी? तो जेनेरा प्लेटिनम नामक किताब जो लिखी थी वो लिनियस साहब ने जेनेरा प्लेटिनम नामक किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मुख्य संस्थान है जो पौधे की बारीकी तथा उनके संरचना का अध्ययन करती है और इसका जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, पादप और जंतु आपस में भिन्न किस प्रकार होते हैं? तो पादप और जंतु दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने हुए प्राणी होते हैं, लेकिन ये स्थानीय वृद्धि, हरित लवक, कोशिका भित्ति के हिसाब से भिन्न होते हैं। पौधों की स्थानीय वृद्धि उनके स्थानीय पर्यावरण तथा पीएच मान पर निर्भर करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय वृद्धि के आधार पर आपस में भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, पौधे की आयु का पता हमें कैसे लगाते हैं? तो पौधे की आयु का पता हम वृद्धि वलय के अनुसार लगाते हैं। पेड़ पौधे सजीव प्राणी होते हैं जो पोषण और वातावरण की अवस्था पर वृद्धि करते हैं। पौधे की आयु पता वृद्धि वलय से लगाते हैं। पौधे की आयु पता लगाने को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। जो पौधे की आयु पता लगाई जाती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी इस क्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका किस चीज की उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं? क्वेश्चन यह है। तो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका आपस में मुख्यतः हरित लवक के कारण भिन्न होते हैं। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक अनुपस्थित रहता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में यह उपस्थित रहता है। हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं तथा एटीपी का निर्माण करते हैं और उसमें उसी के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और इसी के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन भी बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, स्पंज क्या है? तो स्पंज जो होते हैं, स्पंज हमारा एक जीव होता है। स्पंज क्या है? स्पंज एक जीव होता है। आप खाने वाले स्पंज यानी रसगुल्ले की बात ना समझ लेना। स्पंज एक जलीय जीव होता है जो पॉरीफेरा फाइलम का सदस्य होता है। झिल्ली नुमा शरीर के साथ लचीला कंकाल तंत्र पाया जाता है। स्पंज में तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र तथा संवहन तंत्र का अभाव रहता है। तो यह होते हैं हमारे स्पंज होते हैं। तो फ्रेंड्स यह थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के लेकर चिंतित हैं तो उसकी चिंता आप छोड़ दो। डेली आपको मॉर्निंग में बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल पे 4 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो प्राप्त हो जाती है। तो हमारे उस सेशन को भी ज्वाइन जरूर करें अपने बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन 4 बजे बिस्तर छोड़ने से पहले, आप जब उठते हैं तो बिस्तर छोड़ने से पहले हमारे इस 4 बजे वाले सेशन को ज़रूर देखा करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ
कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो यह इसी वाणी के साथ आज के सेशन को यही विराम देते हैं। मिलते हैं कल मॉर्निंग में 4 बड़े करेंट अफेयर्स की वीडियो के साथ।